एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम अपना प्लांट किंगडम का लेक्चर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एल्गी तक हमने कंप्लीट किया था, एल्गी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम करने जा रहे हैं ब्रायोफाइट को। बट ब्रायोफाइट को स्टार्ट करने से पहले ज़रा सा एल्गी वाला थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि कैसे कैसे ये प्लांट धीरे धीरे अपना इवोल्यूशन कर रहे थे, उसका ज़रा सा रिकैप देना चाहूँगा। देन हम ब्रायोफाइट पे आते हैं कि कैसे ये पानी से एल्गी, फिर धीरे धीरे ब्रायोफाइट ज़मीन पर आए, फिर और प्लांट्स के धीरे धीरे ये सब ज़मीन पर आना शुरू हुए। इसका ज़रा सा बता देता हूँ, फिर ब्रायोफाइट हम शुरू करते हैं। ये समझो एक तरह से अपना क्या है, ये समझ लो समुद्र का पानी है और ये ऐसे लैंड था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये मिट्टी वगैरह समझ लो बना दिया, सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, ये सब क्या है, सॉइल पार्टिकल समझ लो। सॉइल, ये आपका सॉइल है। और यहाँ पे हमें क्या पता है, ये पूरा क्या है हमारा, पानी है, सी वाटर कह लो या जो भी कह लो। ठीक है, अब देखो यहीं पर मैं कह रहा हूँ कि एल्गी को हमने क्या देखा था कि एल्गी पानी में पाई जा रही थी। जीवन, प्लांट का भी जीवन कहाँ पर शुरू हुआ, कुछ ऐसा था जिसको आप एल्गी बोल रहे थे। ठीक है, पानी में ही इनका जीवन कहीं ना कहीं शुरू हुआ, फिर धीरे 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 ये कहाँ पर आना शुरू हुए, फिर आपका थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और पानी के किनारे किनारे ऐसे कुछ कुछ प्लांट जैसे स्ट्रक्चर हल्के फुल्के हमें दिखना शुरू हुए जो एकदम पानी के आसपास रहते थे। जैसे मेंढक नहीं होते हैं, मेंढक पानी के आसपास रहते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पर भी रह सकते हैं। ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी में उतरते थे, बट प्लांट है, चल फिर तो सकता नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ब्रायोफाइट आए, एल्गी के बाद अगला जो आया ये ब्रायोफाइट, ये पानी के एकदम करीब थे। अब धीरे धीरे जीवन कहाँ पर जा रहा था, धीरे धीरे लैंड के तरफ शिफ्ट हो रहा था जीवन। अब देखो ब्रायोफाइट, अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि जब मैं ये बात करता हूँ, क्या इनको पानी का ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी पाइपलाइन की ज़रूरत है कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए? कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद पानी में है। दूसरी चीज़, ये ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट कहाँ है, बिल्कुल पानी के करीब है, यहीं कहीं आसपास होते हैं। मतलब अभी जीवन इनका धीरे धीरे धरती के तरफ शिफ्ट हो रहा था। ये कुछ दलदली एरिया में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे इनको एज सच कोई नीड नहीं है कि कोई पाइपलाइन की सुविधा हो पाए। ये सीधा हल्के रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर से सीधा एब्जॉर्ब कर लेते थे, तो इनको भी ज़रूरत नहीं थी। फिर और धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, फिर कुछ जो प्लांट आए जिनको आप टेरिडोफाइट वगैरह भी कह सकते हो, तो इन्हें कुछ कुछ ज़रूरत पड़ी, जाइलम, फ्लोएम, ये सब की, ये समझ लो, मान लो ऐसे ही बना दिया। ठीक है, तो कुछ आए आपके कौन से, टेरिडोफाइट आए, टेरिडोफाइट आए। ये आपके कौन से थे, ब्रायोफाइट थे, ये वाले। टेरिडोफाइट आए जिनको थोड़ा सा खींचने की ज़रूरत पड़ी पानी वानी को, क्योंकि अब ये ज़मीन के पास आ गए थे। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम की मदद से ये अपना फूड का ट्रांसपोर्ट और वाटर का ये सब कर रहे थे। तो जाइलम फ्लोएम है क्या, ये कंडक्टिंग टिश्यू इसको हम बोलते हैं। ये हम एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। वहाँ पे ये समझ आता है कि वो पाइपलाइन होती है जो पानी का ट्रांसपोर्ट ऊपर नीचे कर रही होती है। ठीक है, तो इनको ज़रूरत पड़ी टेरिडोफाइट को, ऑब्वियस सी बात है, इनके आगे वाले आनों में सब में होगी। उसी तरह आए कौन से आपके, जिम्नोस्पर्म आए मान लो। ठीक है, ऐसे ही बना दे रहा हूँ, इनको भी प्रॉपर, इनके पास रूट वूट ये सब प्रॉपर डेवलप था। जिम्नोस्पर्म आए, देन लास्ट में आपके आए जिसको आप हायर प्लांट्स कह रहे हो। इनके पास तो पूरा का पूरा सिस्टम ही था, अच्छा खासा वेल डेवलप थे, जाइलम, फ्लोएम, ये सारी चीज़। ठीक है, ये आपके थे एंजियोस्पर्म। तो यहाँ से मुझे समझ क्या आ रहा है, यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि एल्गी से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये लाइफ धीरे धीरे धरती पर शिफ्ट होने लगी थी। तो एल्गी की तो कहानी हमने पढ़ ली थी कि एल्गी में क्या क्या होता है। आज हमें ब्रायोफाइट को पढ़ना है। ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। एम्फीबिया मतलब होता क्या है, दो लाइफ दर्शाने वाला।
ये बिल्कुल दो लाइफ ही दर्शाता है, रहता ज़मीन पर है बट रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए ये पानी का सहारा लेता है। तो जस्ट इसी के बारे में हमें पढ़ना है ब्रायोफाइट को लेकर, ठीक है। आप चाहो तो एक बार नोट करना हो कर लो इसे, फिर हम ब्रायोफाइट हेडिंग डालते हैं, फिर आगे चलते हैं ज़रा सा। चलो ब्रायोफाइट हम देख रहे हैं। देखना, ब्रायोफाइट देख रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल मत भूलना कि ब्रायोफाइट है क्या है। तो प्लांट ही पढ़ रहे हैं ना हम, तो प्लांट है तो ग्रीन होंगे, क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे, ये सब बेसिक सी बातें पता है। अब देखो थोड़ा सा यहीं पे बता दे रहा हूँ फिर लिखा रहा हूँ। जब आप लेते हो एल्गी को, ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को, तो कहा जाता है कि एल्गी के पहले आने वाले जितने भी किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब जितने भी थे, वहाँ से लेके अप टू ब्रायोफाइट तक जितने भी होते हैं, इनकी मेन बॉडी जो होती है ये आपकी हेप्लॉइड होती है, जिसको आप बोलते हो गेमिटोफाइट, आप बोलोगे ब्रायोफाइट या एल्गी में। बट जो टेरिडोफाइट से लेकर आगे एंजियोस्पर्म और प्लांट तक, एनिमल तक जाते हैं, वो सब कैसे होते हैं, इनकी मेन बॉडी डिप्लॉयड होती है। इनकी मेन बॉडी कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है। ये बात ज़रा सा ध्यान में रखना। ब्रायोफाइट में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। ब्रायोफाइट होते क्या हैं, क्लोरोफिल बियरिंग होंगे, क्लोरोफिल कंटेनिंग, इनमें क्लोरोफिल होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, तो मैं इन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोल दूं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोल सकता हूं कि नहीं यार, ठीक है। अब ये भी हम जान रहे हैं इनकी मेन बॉडी हेप्लॉइड थी, ठीक है। और आप ये चीज़ ध्यान रखना कि धीरे धीरे जब भी आप यहाँ तक पहुँचोगे तो ये ब्रायोफाइट तक के जो भी आपके होते हैं, मतलब एल्गी, ये ब्रायोफाइट, ये सब क्या है, ये आपके कहे जाते हैं कि ये आपके नॉन वेस्कुलर होते हैं। नॉन वेस्कुलर मतलब इनमें जाइलम, फ्लोएम ये सब नहीं होता, पानी का कंडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। बट जब आप यहाँ से आगे जाने की कोशिश करोगे तो ये क्या होते हैं, ये वेस्कुलर होते हैं, मतलब जिनमें जाइलम, फ्लोएम ये सब प्रेजेंट होता है और इनमें एब्सेंट होता है। एक्स फॉर जाइलम, पी फॉर फ्लोएम, ये सब इनमें नहीं होता, जाइलम फ्लोएम इनमें एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे लिख दो, अभी हम ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं तो नॉन वेस्कुलर होंगे, ये नॉन वेस्कुलर होंगे, ठीक है। और देखना दूसरी चीज़, इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी तो कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एम्फीबिया की तरह रोल निभा रहे होते हैं, वो भी प्लांट में। तो इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। यही तो बोलोगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड थे? डिफरेंशिएटेड मतलब ये उनसे ज़्यादा विकसित थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। एल्गी क्या थी, बिल्कुल चिपचिपी सी पानी में पड़ी रहती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, और डेवलपमेंट हुई, तो ब्रायोफाइट क्या हुए, थोड़ा सा ज़मीन के तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। तो ब्रायोफाइट जो थे उनमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर और भी बनने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो वो सब क्या है, जिसको हम रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक अपेंडेजेस ये सब भी बोलते हैं। तो इनको मैं कहता हूँ कि ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इनमें मुझे रूट जैसा, स्टेम जैसा और लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। रूट,
स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उनके जैसा, ना कि उन एकदम रियल वाला नहीं, उनके जैसा मिलता जुलता, कि लीफ लाइक और स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इनका अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर अभी बना के बताऊंगा तो ये चीज़ क्लियर होगी कि अच्छा ये कैसे देखने को मिल रहे होते हैं। ये चाहो तो आप एक बार नोट डाउन कर लो, अच्छे से हो जाए तो बताना, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। चले, हो गया होगा। अच्छा, एल्गी की कहानी याद है कि नहीं आप लोगों को, जो आपने पढ़ा था पहले? कुछ कुछ तो भूल भी रहे होंगे। एल्गी भी नॉन वेस्कुलर होंगे, अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना ये चीज़ वहाँ पर भी। हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ब्रायोफाइट में इनका रिप्रोडक्शन वगैरह भी थोड़ा हमें देखना है, ठीक है? तो ये ज़रा ध्यान रखना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे बताना चाहूँगा कि अभी हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं। चलिए आओ इनका देख रहे हैं आगे थोड़ा सा। हैबिटेट देख लेते हैं, ये कहाँ पर पाए जाएंगे, और इनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी हमें देखना है। बॉडी का स्ट्रक्चर, हैबिटेट ये कहाँ पर पाए जाएंगे? जहाँ पर नमी होगी, जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा, या जहाँ पर छांव होगी, ये सब जगह पर ये ज़्यादा पाए जाएंगे। मॉइस्ट, शेडी और डैम्प प्लेसेस, ये सब जगह पे पाए जाएंगे। मान लो ऐसे पहाड़ी है कोई, ऐसे, ठीक है, ऐसे पहाड़ी है, यहाँ पे सूरज मामा है बढ़िया, झमाझम धूप बरसा रहे हैं, तो ब्रायोफाइट कहाँ होंगे? ये ब्रायोफाइट छुप के बैठे होंगे छाँव में। कहाँ पर? जहाँ धूप नहीं पड़ रही होगी। कहाँ नहीं पड़ेगी? कुछ इस जगह पर समझ लो, ऐसे ब्रायोफाइट होंगे, ठीक है? कुछ ऐसे शेडी प्लेसेस में पाए जाएंगे। बॉडी का स्ट्रक्चर इनका देख लेते हैं, किस तरीके के होंगे। थैलस लाइक हो सकते हैं। थैलस लाइक, थैलस क्या होता है? जिनको आप रूट में, स्टेम में, लीफ में, इन चीज़ों में बांट कर बता ना पाओ कि इनमें रूट कहाँ है, लीफ कहाँ है और स्टेम कहाँ है, ये सब आप बता ही ना पाओ, उसको कहते हैं थैलस लाइक। और ये प्रोस्टेट हो सकते हैं। प्रोस्टेट लाइक कैसे हो सकते हैं? मतलब जैसे समझ लो कि ऐसे हाथ है, ठीक है, इसके ऊपर इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली पोजीशन में पड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट। और एक इनकी इरेक्ट पोजीशन होती है। इरेक्ट पोजीशन, इरेक्ट में कैसे होते हैं? ऐसे ही समझ लो कि एकदम सीधे सीधे ऐसे खड़े होंगे, इसको इरेक्ट पोजीशन बोलते हैं। ये हम जान रहे हैं कैसे देखने को मिल जाते हैं। थैलस लाइक में आप समझ लो कोई भी ऐसे बना लिया, एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं है ये किस चीज़ का है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट डायग्राम समझ आ जाए इसलिए बता दिया। ये ऐसे चपटा सा होगा, एकदम पतला चपटा सा, ठीक है, थैलस लाइक। प्रोस्टेट कैसा हो सकता है? ये कुछ ऐसे होगा लेटा हुआ, ठीक है। और लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, पत्ती जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे अरेंज्ड होते हैं, और हम बोलते हैं 2 रो में अरेंज है, 2 रो में अरेंज होते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या? लीफ लाइक अपेंडेजेस। लीफ लाइक अपेंडेजेस, ठीक है। इरेक्ट में ये कैसे होंगे? बिल्कुल सीधे खड़े होंगे। कैसे? ये आप समझ लो, रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये एकदम सीधा खड़ा है, ठीक है।
ऊपर कुछ पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होगा, लीफ के जैसा, कुछ ऐसे लीफ जैसा स्ट्रक्चर होगा। ये कुछ इरेक्ट पोजीशन वाले होते हैं, ये अक्सर मॉसेस में देखने को मिलेंगे। अभी जब क्लासिफिकेशन करेंगे ना तो वहाँ पे भी हमें समझ आएगा कि मॉस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और एक लिवरवर्ट कैटेगरी होती है, लिवरवर्ट कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये ज़रा सी इनकी क्लासिफिकेशन थी, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, तब थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे हमें क्या देखना है। आ जाओ, ये हमने देखा, ये उनके कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर थे। अब ज़रा सा मैं आपको रिप्रोडक्शन वाली चीज़ इनमें बताने की कोशिश करूँगा और किसी एक को उठा लूँगा, ठीक है, किसी एक स्ट्रक्चर को उठाऊँगा। यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये चीज़ें ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएंगी। नोट्स एक बार रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना, देन आप एनसीईआरटी रीड करना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हम देख रहे हैं, इनमें रिप्रोडक्शन होगा कैसे इनमें। हेडिंग थोड़ी छोटी सी लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा डायग्राम यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस खा जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा सा ध्यान देना। ये मैंने क्या बनाया, ये सरफेस था और नीचे इनके जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर समझ लो है, और ये इनकी बॉडी है जिसको आप क्या बोल रहे हो, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस है ये, ठीक है। मतलब सबसे मेन वाली, सबसे पहली वाली एक्सिस है। दूसरी एक्सिस कौन सी है, इनके बाजू वाली, बाजू वाली इनकी कौन होगी, अरे बाजू वाली इनकी बीवी है और कोई नहीं है। समझाता हूँ क्या होता है। देखो ये होता है मेन एक्सिस, मेन एक्सिस को आप बोलोगे मेल एक्सिस, एम फॉर मेन, एम फॉर मेल। देखो बता रहा हूँ, ये कुछ ऐसे हैं समझ लो, बता रहा हूँ। देखो ये वाली आपकी कौन सी एक्सिस है, ये आपकी मेन एक्सिस है, और इसी मेन एक्सिस पर आपका यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। कुछ समझ लो ऐसे टेनिस के रैकेट जैसे स्ट्रक्चर का होगा। ये आपका क्या है, इसको आप क्या कहोगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह लो या फिर इसी को एंथ्रीडियम कह लो, एंथ्रीडियम कह लो, बात एक ही है, ठीक है। दूसरी जगह पर अब मेन एक्सिस पे मेल है। अब ये प्लांट बॉडी में है क्या, समझ लो पति पत्नी एक ही घर में रह रहे हैं, तो पति यहाँ पे है तो इसकी वाइफ इसकी अर्धांगिनी, ये बोलते हैं ना वाइफ, तो ये इसकी अर्धांगिनी मतलब इसके आधे पार्ट में रहेगी, बिल्कुल इसके आधे पार्ट में, इसके बगल, इसके साथ में ही रहेगी। कौन, इसकी वाइफ, जिसको आप क्या बोल रहे हो, आर्चिगोनियम, और ये फ्लास्क शेप में होती है समझ लो, ठीक है। इसको आप कह सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर कह लो इसी को आर्चिगोनियम, या आप इसी को क्या बोलोगे, आर्चिगोनियम कह सकते हो, ठीक है। देखो मेल है और फीमेल है, ठीक है। मेल को हमने क्या बोला, एंथ्रीडियम, फीमेल को हमने क्या बोला, आर्चिगोनियम। ज़रा से इसको थोड़ा सा बाहर बना के देख लेते हैं थोड़े बड़े में, तो समझ आएगा। देखो, और इसको ध्यान रखना, इसको बोलते क्या हैं, ये जो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं राइजॉइड्स, राइजॉइड्स बोलते हैं इसको। इसके बारे में भी बताऊंगा बाद में, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ज़रा सा ध्यान देना। ये हमने देखा, अब इन दोनों को मैं थोड़ा सा आगे लाने की कोशिश करूँगा। कैसे, ये समझ लो ऐसे है कुछ, मेल वाला बना रहा हूँ, मेल वाला। ये वैसे होता तो एक्चुअल में थोड़ा सेलुलर टाइप का, मतलब इसमें सेल्स होती हैं आसपास, लो बना दे रहा हूँ।
और इसके अंदर भी दूसरे टाइप की सेल्स होती हैं, और वो दूसरे टाइप की सेल्स डिवाइड करेंगी, बहुत सारी होती हैं, वो डिवाइड करेंगी और अंदर ही जूजू बना देगी। जूजू क्या होता है, मतलब एंथेरोजॉइड, इसलिए जूजू बोल रहा हूँ, जिनके पास बाईफ्लैजिलेटेड होंगे। ये बाईफ्लैजिलेटेड मतलब इनके पास फ्लैजिला होगा, जिसको आप एंथेरोजॉइड्स बोल रहे हो। ये आपके क्या हैं, एंथेरोजॉइड्स। वो भी कैसे, बाईफ्लैजिलेटेड। ठीक है। दूसरी तरफ क्या था, आर्चिगोनियम था। आर्चिगोनियम में कुछ ऐसे ही सेल्स का ढेर सारा मास होता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। फ्लास्क शेप में स्ट्रक्चर होगा इनका, सुराही जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, सुराही जैसा स्ट्रक्चर होगा। इनमें भी कोई ढेर सारी सेल्स होंगे, जिनमें से कोई भी एक डिवाइड करेगी और आपका फीमेल गैमेट बना देगी, जिसको आप क्या कह रहे हो, एग कह रहे हो। ऐसे होंगी तो ढेर सारी सेल्स, उनमें से कोई एक डिवाइड करेगी और फीमेल गैमेट बना देगी, एग। अब ये सब है क्या, ध्यान रखना, ये जो इनका प्लांट बॉडी था, ये जो मेन प्लांट बॉडी था, मैंने क्या कहा था, मेन प्लांट बॉडी इनका जो होता है, इसी को हम बोलते हैं गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट जो कि कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ये इनका मेन प्लांट बॉडी है गैमीटोफाइट। अब इसी गैमीटोफाइट पे तो ये सब बन रहे हैं, तो ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। ठीक है। अब देखो, जब भी बरसात आई, मान लो पानी वानी भर गया खेतों में, ठीक है, अब होगा क्या, जब पानी वानी भर गया है तो इनके ऊपर की ये ऊपर से दोनों सेल्स रप्चर कर जाएंगी, फट जाएंगी। अब ये जब रप्चर करेंगी तो यहाँ से एंथेरोजॉइड मस्त बढ़िया तैरते हुए, स्विमिंग करते हुए यहाँ तक आएंगे आर्चिगोनियम के माउथ के पास, और सीधा क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, जिससे आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ज़रा सा समझाता हूँ, देखना ज़रा, थोड़ा सा इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ। ये जो डिवाइड करके बनाए, यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस क्या होता है, इक्वल डिवीजन होगा। यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होता है। ठीक है, देखना, ये इसको मैं ज़रा सा और आगे बनाया। मान लो ये आपकी जो सेल्स थी, अब ये इनकी रप्चर कर गई है कुछ, ये इनकी कुछ रप्चर कर गई है। ठीक है, और यहाँ से अब ये एंथेरोजॉइड्स मान लो ऐसे मूव करते करते कहाँ पर आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। काफ़ी सारे होंगे, बस एक दो बना दिया। कहाँ पर, ये फ्लास्क शेप मान लो इनके पास आ गए, जहाँ पर इनके पास फीमेल गैमेट था, एग था। अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे और इनसे फ्यूज होंगे। और हम ये जान रहे हैं कि दोनों अभी हैप्लॉइड हैं, और जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन तो क्या बनेगा, 2n का एक जाइगोट बनेगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट, अब यहाँ पर जैसे एल्गी में क्या होता था, जाइगोट के बाद मियोसिस होती थी। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका वेल डिफरेंशिएटेड है एल्गी से, तो कुछ समय तक तो ये रुकेगा, मतलब अब उसके बाद इसमें माइटोसिस होगी। माइटोसिस हुई, जैसे एनिमल्स में क्या होता था, सेल डिवाइड करती थी, जाइगोट के बाद मोरूला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, देन एम्ब्रियो बनता था। बस ऐसे ही समझो, यहाँ पर भी ढेर सारी सेल्स बनेंगी, खूब सारी सेल्स बनेंगी, और वो खूब सारी सेल्स के मास यही क्या है, एम्ब्रियो हैं। और ये एम्ब्रियो भी 2n है। ये अगेन ये एम्ब्रियो माइटोसिस करता जाएगा और बनाएगा क्या, अब ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको आप स्पोरोफाइट कहते हो, और वो स्पोर निकालेगा, जिसके अंदर स्पोर मदर सेल होगी, उसके मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर। बताता हूँ, देखो
यहाँ पर आपका अब एक स्ट्रक्चर बनेगा। ये समझ लो, ये जो आपने प्लांट बॉडी बनाई थी, यही तो आपने प्लांट बॉडी बनाई थी, इसी के ऊपर ही तो सारी कहानी चल रही थी। मेल ओल सारा नहीं बना रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि इन्हीं के ऊपर तो सारी कहानी चल रही थी। और अब बना क्या, ये आपका एक स्ट्रक्चर बन रहा था जिसको आप क्या बोलते हो, फूट सीटा कैप्सूल। अभी बताता हूँ क्या है। ये एक स्पोरोफाइट बना जिसमें से ये इसके नीचे के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फूट, मिडल वाले को कहते हैं सीटा और ऊपर वाले को कहते हैं कैप्सूल। और ये तीनों स्ट्रक्चर क्या हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के अगर आप बोलो तो यही क्या है, यही तो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्टेज में होते हैं, मतलब डिप्लॉयड होते हैं। बट अगर मैं बात करूं इनके ये प्लांट बॉडी की और जिसके ऊपर ये बने हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, ये आपका फ्लास्क शेप, चाहे आप इसकी बात कर लो चाहे आप इसकी बात कर लो, ये सब क्या है, हैप्लॉइड है। क्या ये बिल्कुल हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। ये आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इसमें होगा क्या, इसमें कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिसको आप क्या बोलते हो, स्पोर मदर सेल होती हैं। इनमें कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिसको आप बोलते हो स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल इनके अंदर ही कहीं होती हैं, ठीक है। वो अभी डिटेल में जा नहीं सकते हैं वरना बता देता। इनके अंदर होती हैं स्पोर मदर सेल। अब ये स्पोर मदर सेल में होगा क्या, इसी स्पोर मदर सेल में अब अगेन अब यहाँ पर होगी क्या, मियोसिस। यहाँ तक तो माइटोसिस चल रही थी, अभी आपकी यहाँ तक माइटोसिस ही चल रही थी, माइटोसिस। अब यहाँ पर होगी क्या, मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर अब आधा होगा। और ये सेल से, ये स्पोर मदर सेल 2 थी, अब इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस होगा और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये बने आपके स्पोर्स जो कि कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। अब ये हैप्लॉइड स्पोर अब ये जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करने के बाद मान लो ये इनमें से कोई एक स्पोर जर्मिनेट किया और ये जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके कुछ स्ट्रक्चर बना देगा। ये समझ लो ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना दिया। इस स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूँ सबसे पहले बना है और हैप्लॉइड है, इसको मैं बोलूँगा प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा, नीमा मतलब धागा, धागे जैसा स्ट्रक्चर प्राइमरी प्रोटोनीमा बनेगा, वो भी हैप्लॉइड है। ये कब बना, आफ्टर माइटोसिस। यहाँ पर माइटोसिस हुई है क्योंकि एक बार मियोसिस हो चुकी है, ये आधे हो गए, अब इनको दोबारा आधा थोड़ी करेंगे, अब इनको बराबर डिवीजन करेंगे, प्राइमरी प्रोटोनीमा। और कभी कभार होगा यही कि इनके प्राइमरी प्रोटोनीमा के किसी टुकड़े से जब ये बाहर निकलता है और वो डिवाइड करके बनता है, इनका कोई टुकड़ा ग्रो करके अगर नया प्लांट बनाया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो टुकड़ा इनका दोबारा डिवाइड कभी किया तो ये बनाएगा कोई सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये मान लो रूट लाइक ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, तो ये क्या बना इनका, ये है इनका सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा भी कैसा होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, ठीक है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा, यहाँ सब माइटोसिस हो रही है, यहाँ भी क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है। और देन अगेन ये वापस से माइटोसिस होगा और दोबारा से ये साइकिल इनकी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ इस तरह से हमारा इनमें ये रिप्रोडक्शन चलता है, ये कॉमन है। और मैंने तो एग्जाम्पल किसका लिया, ये तो मैंने एग्जाम्पल एक ले लिया किसका, मॉस का।
ये तो मैंने जस्ट मॉस का एक एग्जांपल ले लिया। मॉस क्या है? मॉस आपका ब्रायोफाइट ही है। अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसका हम देखेंगे क्लियर। ये आप देख लो, तो इसके आगे का थोड़ा सा बताता हूँ, एक बार नोट डाउन कर लो। लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। देखो अब लिख लिया है तो एक चीज़ इसमें समझा देता हूँ। देखो जब भी ये चीज़ बोली जाती है कि डिपेंडेंसी की बात करी जाती है स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट के बीच में, ये दोनों बवाल चलता रहता है। यहाँ पे ध्यान देना, ये स्पोरोफाइट की बात कर रहा था मैं। अब अगर मैं बोलूँ, वैसे स्पोरोफाइट जब आप देखोगे ना, मॉसेस की अगर मैं बात करूँ, मॉस में और आपके लिवरवर्ट में, लिवरवर्ट में मार्केंशिया ये सब आता है, अभी क्लासीफाई करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। उन दोनों का स्पोरोफाइट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे स्पोरोफाइट समझाना ये चाह रहा हूँ कि स्पोरोफाइट, इनके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता ही होता है और वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना पाती हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि इनका स्पोरोफाइट खाना बना पा रहा है, तो क्या ये डिपेंड रहेगा किसी पे? किसी पे नहीं, खाना तो बना रहा है। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, ये साथ ही साथ जब भी इसको वाटर या मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ उस चीज़ के लिए ये पेरेंट बॉडी पर डिपेंड रहेगा, बाकी इसे ज़रूरत नहीं है। मतलब इसके लिए एक लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में कि स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट। मतलब ये पूरी तरह से निर्भर नहीं होता गेमिटोफाइट पे। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बना ले रहा है, और खाना खुद बना ले रहा है तो इसको कोई ज़रूरत तो है नहीं, बट सारी प्रोसेस करने के लिए इसको पानी और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिर्फ उस चीज़ के लिए ये डिपेंड होता है गेमिटोफाइट पे। इसलिए बोला जाता है कि आपका स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट इन केस ऑफ मॉसेस। बट जब आप इनकी एक और कैटेगरी पढ़ोगे ब्रायोफाइट के, जिसमें मार्केंशिया आता है, उनमें होता क्या है, उनका स्पोरोफाइट इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ होता, जिसके चक्कर में इनके पास क्लोरोफिल नहीं हो पाता है। मतलब फोटोसिंथेसिस पूरी तरीके से वो कर नहीं पा रहे होते हैं। तो उनका जो स्पोरोफाइट होता था वो टोटली डिपेंड होता था गेमिटोफाइट पे, खाने के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन आपके मॉसेस में थोड़ा और डेवलप हो जाता है, जिसमें आपका स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंड हो जाता है गेमिटोफाइट पे। ये ज़रा सा कॉन्सेप्ट समझाना था। अब अगर नोट डाउन हो गया वो सारी चीज़ें, तो हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कहानी यहाँ तक क्लियर है तो क्यों ना इनके कुछ क्लासिफिकेशन की बात कर ली जाए। तो क्यों ना इनके ज़रा सा क्लासिफिकेशन की बात हम कर लेते हैं। कैसे क्लासिफिकेशन की? आ जाओ बताता हूँ। मतलब इनमें मेंबर्स कैसे कैसे हैं, उन सब के बारे में ज़रा सा देख रहे हैं। देखना, इसमें दो लोग आते हैं। कौन कौन? लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। चलिए, इनमें हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन में, इनमें आते थे लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ब्रायोफाइट में ये दो कैटेगरी आती है। कौन कौन सी? एक है लिवरवर्ट, एक है मॉसेस। लिवरवर्ट्स और दूसरे आपके आते हैं मॉसेस। ये दोनों कैटेगरी को ज़रा सा बताना चाह रहा हूँ। इसमें अगर चलो मैं बात करूँ थोड़ा सा, क्यों ना स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए। इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके समझते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें। देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर के ये हो सकते हैं, ये बताया था ऐसे चिपटे होंगे, थोड़े से ऐसे प्रोस्टेट टाइप के होंगे। तो आप इनको यही तो बोल रहे थे जो आपने पढ़ा था कि ये थैलस लाइक होंगे, प्रोस्टेट होंगे। और मॉसेस कैसे थे? ये इनका हैबिटाट इरेक्ट था। हैबिटाट बोल रहा हूँ, इनका स्ट्रक्चर इरेक्ट था। ये थैलस लाइक, कुछ ऐसे थैलस लाइक हो सकते हैं।
प्रोस्टेट में ये लीफ लाइक अपेंडेजेस की बात कर रहा था। ऐसे लीफ लाइक अपेंडेजेस थे, अभी बताया था ना ये वाला, लीफ जब 2 रोज में प्रेजेंट हो, ये प्रोस्टेट टाइप के ऐसे हो सकते थे। या फिर आप एक मार्केंशिया का स्ट्रक्चर पढ़ोगे थोड़ा सा ऐसे, अब एक्चुअल में बना नहीं पा रहा हूँ, बस समझना थोड़ा, कि एक मार्केंशिया भी था, कुछ एक ऐसे पत्ती होती है फ्लैट टाइप की, आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखना तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इरेक्ट वाला कैसे होता था, ये समझ लो सॉइल थी, ये था ज़रा सा, और इनमें ये कुछ ऐसे रहते थे इरेक्ट, और इनके ऊपर ऐसे लीफ लाइक अपेंडेजेस थे। देखना इन्हीं में इनके पास ऐसे राइजोइड्स भी होते हैं। इनके राइजोइड्स को ज़रा सा बनाने का एक तरीका, इनके ये राइजोइड्स और इनके राइजोइड्स दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। इनका राइजोइड्स जो होता है ये मल्टी सेलुलर हो सकता है, और मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ ब्रांच्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये राइजोइड था, ये क्या है आपका राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोल रहे हो, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बताया था। तो इनकी मैं राइजोइड्स की बात अगर कर रहा हूं, राइजोइड्स, तो इनके राइजोइड्स कैसे होते थे, ये रहे राइजोइड्स, यहां पर भी होंगे, यहां पर भी, ये यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, और कहां पर प्रेजेंट होंगे, ये आपके प्रेजेंट होंगे वेंट्रल साइड पे। वेंट्रल पता है ना, ये हाथ है समझ लो, इसका नीचे का साइड होता है वेंट्रल, ऊपर का साइड क्या होता है डॉर्सल होता है। तो वेंट्रल साइड पे इनके राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। और अगर मैं इनके राइजोइड्स की बात करूं तो ये इनके राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर, देन ब्रांच्ड होंगे, और कहां प्रेजेंट होंगे, लोअर एंड पे, लोअर एंड पे, एकदम बेस पे, बेस पर प्रेजेंट होंगे एकदम। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और इनका थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करते हैं, लिख लो आप एक बार। हो गया, चलो चलते हैं। इसी में और भी कुछ चीज रिलेट करनी है तो इसको बना रहने देते हैं। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कैसा होता है आओ जरा सा देख लेते हैं। देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वही घिसी पिटी बात। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होगा और इनमें कैसा होगा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होगा, सिंपल वही चीज, फ्रेगमेंटेशन से। इनमें भी कैसा होगा, फ्रेगमेंटेशन से। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉसेस में कैसा होगा, याद है वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा, याद है उसका कोई टुकड़ा टूट के फिर प्लांट बना लेता था। तो जब मैं एसेक्सुअल की बात करूं तो इनमें कैसा हो रहा था, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा उन्हीं के बडिंग से तो हो रहा था एसेक्सुअल। इनमें एसेक्सुअल कहां से कैसे हो रहा था, आओ जरा देखते हैं। इनमें एसेक्सुअल होता है फ्रॉम जेमा कप से, जेमा से। जेमा क्या होता है, जैसे समझ लो ये मैंने बनाया,
मार्केंशिया ऐसे ही बना दे रहा हूँ फ्लैट टाइप का, अब ज़रूरी नहीं है एक्चुअल में ऐसा होता है, जस्ट समझाने के लिए बना दिया, ठीक है। आप ऐसा समझो जेमा कप, ये एक सेकंड रुकना, कि जेमा कप होता कैसा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखना जेमा कप होता कैसा है, ये जैसे समझो ये आपका वो फ्लैट सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या रखा, ये रखा जेमा कप। जेमा कप के ऊपर ही मैं ऐसे ढेर सारे ऐसे दाने डाल दूं, छोटे 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 छोटे, वो क्या है, वो जेमा है। कुछ इसी तरह समझना। देखो ये मैंने क्या बनाया, ये आपका है जेमा कप, इसको आप क्या बोल रहे हो, जेमा कप। और इसमें ये लाल लाल जो स्ट्रक्चर मैंने ऐसे गोला ऐसे डाल दिया, ये क्या है, ये जेमा है, ये जेमा है। अब ये जेमा बाहर निकलेगा और नया वापस से जर्मिनेट कर देगा। ये इनका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, किसका, लिवरवर्ट्स का। मॉसेस में कुछ इस तरीके का होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है ज़रा देख लेते हैं, आ जाओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मार्केंशिया लेना है मुझे, समझ लो मैं दो ऐसे ले रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियस सी बात है दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बना दे रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसे होते नहीं हैं, बुक में देख लेना। और दोनों में आप देखोगे ना, दोनों का स्ट्रक्चर आपको बाहर से सेम मिलेगा देखने को, लेकिन ये सचमुच सेम होते नहीं है, जेनेटिकली सेम नहीं होते हैं, ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। देखने में सेम लग सकते हैं बट जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। फीमेल वाला पहचानना है तो ऐसे फूल बना दो, लड़कियां फूल लगाती हैं ना, तो ऐसे फूल बना लो। देखो ज़रा, ये क्या है आपका, ये मेल वाला है तो इसको आप बोलोगे एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम को धारण करने वाला, उसको अपने पास रखने वाला, जैसे पॉरीफेरा होता था, पोर्स बियरिंग एनिमल, पोर को बियर करने वाला, उसी तरह एंथ्रीडियम को बियर करने वाला एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं, एंथ्रीडियोफोर। और ये क्या है, ये आपका आर्चिगोनिया है, ये ऐसे यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, आर्चिगोनिया है, और इसको बियर करने वाला आर्चिगोनियोफोर है। एक है आपका फीमेल और एक है आपका मेल, ये स्ट्रक्चर पता है ना। अब ये दोनों अपने अपने गैमेट बनाएंगे, ये दोनों कुछ गैमेट बनाएंगे और ये गैमेट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, और ऐसे कहानी आगे तक बढ़ जाएगी। इनमें भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने अभी पढ़ाई, इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ लिया ना, वही मॉस वाला याद है, ये वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें, वो पूरा प्रोसेस जो भी समझाया था, इनमें वही वाला हो रहा था, ठीक है। क्या इनके एग्जाम्पल कुछ पता है आपको, एग्जाम्पल इनके यहाँ लिख लो, या तो कौन कौन आते हैं इनमें। इनमें आएगा आपका मार्केंशिया, ठीक है। इनमें आपका एग्जाम्पल एक आता है आपका पॉलीट्रिकम, पॉलीट्राइकम, एक आता है आपका स्फैगनम, एक आता है आपका फ्यूनेरिया। ये तीन एग्जाम्पल आते हैं किसमें, मॉसेस के अंदर। ये ज़रा ध्यान रखना, ये एक बार थोड़ा नोट डाउन कर लो, फिर इनका स्पोरोफाइट वाला थोड़ा सा मैं कंपेयर करके बताता हूँ, ठीक है। देखो कर लिया होगा आई थिंक, आ जाओ। स्पोरोफाइट का ज़रा सा देखना इनमें कहानी क्या होती है, स्पोरोफाइट वाली, वो जो दोनों में बताया था
थोड़ा ही बचा है अब तो इसमें स्पोरोफाइट वाली कहानी। देन आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो भी देख लेंगे। देखो इनका दोनों का स्पोरोफाइट कंपेयर कर रहा हूं। इनका स्पोरोफाइट और उनका स्पोरोफाइट दोनों का कंपेयर कर रहा हूं। हमें पता है इनका कम डेवलप था, लेस डेवलप कह सकते हो, लेस डेवलप्ड, और इनका अच्छे से डेवलप था, वेल डेवलप था। इनका फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस या कह लो फूड बनाना जो प्रोसेस होता था ये नहीं कर सकता था, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता था। मतलब ये फूड तो बना ले रहा था बट वाटर एंड मिनरल्स वाला काम नहीं कर पा रहा था, बट वाटर एंड मिनरल्स के लिए नहीं ले पा रहा था। इसीलिए तो इनको हमने क्या बोला था कि ये पार्शियली डिपेंड होते हैं, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट क्या है? इनकी मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी कह लो। और ये टोटली डिपेंड होते थे, जिसको आप कहते हो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट। और ज़रा मैं पूछूं गैमीटोफाइट के बारे में कुछ लिखना चाहोगे? क्या गैमीटोफाइट किसी पर डिपेंड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। गैमीटोफाइट को किसी की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस है। उनके ऊपर ये लोग बनते थे, कौन? स्पोरोफाइट। तो उसको तो खुद की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गैमीटोफाइट के बारे में, गैमीटोफाइट के बारे में दोनों जगह लिख सकता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट। यहाँ पर भी ये इंडिपेंडेंट होते हैं, कौन? गैमीटोफाइट। यही तो इनका डिफरेंस देखा हमने। यहाँ तक हो जाए तब चलते हैं आगे। एक बार नोट डाउन कर लो आप लोग। चलें, आ जाओ। ब्रायोफाइट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इनकी कोई खास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होती है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कोई खास रोल प्ले नहीं कर रहे हैं जैसा एल्गी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट से चीज़ें वो ज़रूर ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, हमारे जीवन में इनका क्या बहुत महत्व रोल है ठीक है, क्या महत्वपूर्ण रोल है इनका। एज सच कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। जब हम स्फैग्नम की बात करते हैं, अभी एग्जांपल लिखाया था स्फैग्नम, उसे हम पीट मॉस भी बोलते हैं। वो होता क्या है, समझ लो जैसे तालाब या कहीं पर ऐसे होता नहीं है, उगाते हैं कुछ घास फूस जैसे खूब बड़े बड़े, खूब ढेर सारे। उनको क्या करते हैं, हम निकाल कर लाते हैं और धूप में मस्त सुखा देते हैं। अब सूख गए अच्छे से, सूखने के बाद ठंड के मौसम में होगा क्या, उसको जब जलाओगे तो वो फ्यूल की तरह काम कर रहा है, एक तरह से आपके लिए वो हेल्पफुल कर रहा है। दूसरी चीज़, ये घास जैसा, मखमल जैसा पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं ज़मीन उमीन पर, तो इनको सॉइल बाइंडर्स भी कहा जाता है। और ये जैसे लाइकेंस आपने सुना होगा, लाइकेंस क्या होता है, ये आपका रॉक्स पे जैसे प्लांट बनाने की शुरुआत कर रहे होते हैं, उसी तरह ये प्लांट का जीवन लाने की शुरुआत कर रहे होते हैं। कौन? प्लांट सक्सेशन में हेल्प कर रहे होते हैं आपके ब्रायोफाइट, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो
एज सच कुछ है नहीं, नॉट मच इम्पोर्टेंस। बट इम्पोर्टेंस की अगर बात कर ही रहे हैं तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जैसे आप देखोगे जिसको आप कह रहे हो पीट मॉस, ये क्या है आपका स्फैगनम है, स्फैगनम है, और ये फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, फ्यूल की तरह इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा एक और मैंने बताया आपको, ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं, मतलब ऐसे घास की तरह होते हैं, जो भी मिट्टी होती है उसमें ऐसे पकड़ बना के रखते हैं। अगर मिट्टी में पकड़ बना के रखी तो कितनी भी तेज़ बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो मिट्टी है वो बह के चली नहीं जाएगी, जो मिट्टी के ऊपर की जो परत है वो बह नहीं जाएगी, ऊपर की लेयर चली नहीं जाएगी। बट अगर घास फूस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब अगर ये ब्रायोफाइट वाले नहीं है, तो होगा क्या, ऊपर की लेयर बहुत आसानी से बारिश की वजह से हट जाएगी, जिसको आप सॉइल इरोजन भी बोलते हो। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर ये अच्छा खासा वहाँ पर ग्रो किए हैं, तो सॉइल को बाइंड करके पकड़ के रखे हुए हैं, तो बारिश हो कुछ भी हो, ये सॉइल इरोजन को होने से बचा लेंगे। तो यहीं पे तो इसको मैं बोलता हूँ कि ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को, सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और ये प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं, बताया था प्लांट का जीवन लाने में भी तो इन्होंने ही शुरुआत कर दी थी, लाइकेन के साथ ही प्लांट सक्सेशन में। प्लांट सक्सेशन में हेल्प करी थी। दूसरी चीज़, इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, पानी को रोक कर रखने की क्षमता होती है। तो अगर पानी को होल्ड करने की क्षमता है तो कोई ना कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह हम ले जा सकते हैं मॉस की मदद से, क्योंकि पानी को ये रोक कर रखेगा। तो जो भी हम प्लांट या कोई चीज़ लेकर जा रहे हैं जिसमें पानी की आवश्यकता है, तो हम इसका यूज़ कर लेंगे कि हाँ इसको रख लो, ये पानी को होल्ड करके रखेगा। तो ये एज अ शिपमेंट आप कह सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, शिपमेंट के लिए, या फिर कोई पैकेजिंग मटेरियल जैसे कुशन लाइक इनका होता है, सॉफ्ट होते हैं एकदम, तो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए या कोई पैकेजिंग में हेल्प हो जाते थे। तो पैकेजिंग एंड शिपमेंट में इनका रोल हो जाता था। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। यही तीन चार पॉइंट आपके कुछ इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। यहाँ तक आपका ये लेक्चर पूरी तरह से एंड हो रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ तक कवर हो गई हैं और आपका ये ब्रायोफाइट वाला पार्ट पूरा डन हो चुका है। नेक्स्ट हम मिलेंगे आपका टेरिडोफाइट वाले लेक्चर में, वहाँ टेरिडोफाइट को अच्छे से पूरा कवर अप करेंगे। तो ये स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, ये सारी चीज़ें एक बार आप समझ लेना कि होता क्या है, ठीक है। देन हम वहाँ पर चलेंगे तो सारी चीज़ें समझेंगे, और तब तक इसको रीड भी कर लेना, एक बार अच्छे से समझ लेना, देन आप NCERT रीड करना, क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।